हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में यानी 20 तारीख को है। तो दोस्तों, आज हमारी जो मैराथन क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग सेट को यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आप मान सकते हैं यहाँ पे हमारे राउंडिंग अगर बात करें हम लोग कम से कम 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम दे रहे हैं आपको। ये हमारा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सभी बच्चों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जितने भी हमारे बीटीसी और बीएड के छात्र हैं वो इस वीडियो को देखें। और यहाँ पे हम लोग सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं हमारे, उन सब्जेक्ट को कवर करते हुए हमने ये सेट पेपर लिए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये सेट हमारे सारे सारे सॉल्व कर लिया आपने तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है सीडीपी, जिसकी बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप देख रहे हैं ये सीटेट, टीटी, सुपेटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे हमारा ये पर्पज़ है कि सीटेट के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखेंगे। लिखा हुआ है पहचान विकास संबंधित है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, वायस्की के सिद्धांत से, डेवी के सिद्धांत से। तो पहला आंसर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो पहचान विकास जो है संबंधित हमारे एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रटने वाले होते हैं, वन लाइनर आप रट लेंगे, इन क्वेश्चंस को करके आएंगे। पहचान विकास मतलब एरिक्सन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं, यानी उसकी क्लास में वो कैसे बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे कैसे होते हैं, अभी परिपक्व नहीं हैं, अभी वो परिपक्व नहीं हैं, सीख रहे हैं। उनके अंदर प्रैक्टिस और अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को हम लोग क्या पाएंगे, उनको बोलेंगे। अधिकांश बच्चों में से कुछ बच्चे सीख जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख जाते। मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 30 सीख गए, 10 नहीं। मतलब वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वो अभी परिपक्व नहीं है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम आपका समझ में आपको आ चुका होगा, उसका आंसर आपने दिया होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होती है या होता है। तो आपको मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा, साथी समूह के साथ खेलने से। तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर हमारा क्या रहने वाला है, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। ये हमारा आंसर निकल कर आया तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है किससे है, आप इसमें बताएंगे आंसर क्या होगा। तो ये आंसर हमारा होगा 4, यानी कि बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर बोला जाएगा। ठीक है, बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर नहीं हो सकता, बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर ये भी नहीं हो सकता, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर ये तो कभी नहीं हो सकता। मतलब हमारे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये एलिमिनेट करके हमारा आंसर आएगा बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। उसको हम लोग समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो जो कि संबंधित होता है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। ओके, क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और 5th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप ध्यान से देखिए। इसको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से क्लियरिटी हो। ठीक है, मैं क्लियर करा सकूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आता हूँ, जो सही ऑप्शन है उसकी ओर, क्योंकि आपको जल्दी से कराना है कवर। मेरे पास टाइम और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। हमारे बच्चे जो होते हैं, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु इसके लिए पाठ्यचर्या में विभिन्नता गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु ऑप्शन 2 सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। तो ऑप्शन क्या होंगे आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर गणित और भी कोई उनके सब्जेक्ट होते हैं और कोई विषय होते हैं वो सीखते हैं तो उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। ये हमारा बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करेगा। तो बाकी ऑप्शन हमारे सुटेबल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। ओके, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है कि गणित और भाषा के परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त उपलब्धि में प्रशंसा की जानी चाहिए। इसको याद रखिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार देखने को एग्जाम में मिलता है और आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है ये आप बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, यानी योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन, ये कहलाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। तो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड होगा, यानी वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए सबसे सुनिश्चित और तरीका अच्छा होता है कि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग किया जाए। ठीक है, ट्यूशन, उपचारात्मक शिक्षण ये तो सुटेबल नहीं है, पुरस्कार द्वारा ये भी नहीं सही, अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना ये तो सभी का काम होता है, लेकिन बच्चों की दूरगामी उपलब्धि वृद्धि कराने के लिए वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद हम लोग 9 लेते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब 9 का आपको ऑप्शन बताना है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, परीक्षण की वैधता उच्च हो। परीक्षण की वैधता उच्च हो मतलब आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अब इसमें बात कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, बुद्धि परीक्षण में विश्वसनीय प्राप्तांक परिणाम देते हैं जब परीक्षण की वैधता मानक उच्च हो। अब विश्वसनीय, जब बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं परीक्षण की वैधता उच्च हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 2 ही लगाएंगे, बाकी एक भी ऑप्शन हो सकता है, बट हमारा पूरा और करेक्ट सुटेबल अगर आंसर की बात करें तो ये हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो ज़्यादा वैलिड होगा फर्स्ट की तुलना में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा हुआ कक्ष की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायी कौन होता है। तो यहाँ पे जो आपको सच्ची बात बताऊं तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आंसर सेलेक्ट किया करिए ताकि आपको लगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन हमारा ठीक ए होगा सही, क्योंकि कक्षा अध्यापक पर ही डिपेंड करता है वो कैसे स्टूडेंट को ट्रीट करता है, कैसे वो टीच करता है। ठीक है, कक्षा अध्यापक पर कि वह पाठ्य चर्चा को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समझता है। विद्यार्थी जैसी सोच रखता है उसके अकॉर्डिंग उसको ढालना, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना, यानी हमारा एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 कहाँ पे लेंगे हम लोग, 10 यहीं पे मैंने लिया हुआ है, देखिएगा 11 होगा। ठीक है, 10 मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब
ऑप्शन आपके पास 4 हैं, चारों ऑप्शन में से एक ही सही होगा, वो आपको बताना है। आप वीडियो पॉज़ करिए, बताइए। मैं बताता हूँ यहाँ पे विभिन्न अधिगम कर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्य चर्चा संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, यानी भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब विभिन्न अधिगम कर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्य चर्चा संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। क्या लगाएंगे? मैं पढ़ देता हूँ एक बार। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धियों प्राप्त कर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगम कर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सही? ऑप्शन हमारा ये होगा 4th नंबर, यानी कि बात करें हम लोग विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगम कर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में ही ये अध्यापक निपुण होंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे? अध्यापन कार्य कर पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा 4th ऑप्शन सही हो जा रहा है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है सही कथन का चयन करें। सही कथन इसमें जो है उसको बताना है। ऑप्शन पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन आप बताएंगे क्या होंगे, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन इसको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसके बाद आप इसमें करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, पहला है एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। ये तो गलत है, क्योंकि सहानुभूति करोगे तो विद्यार्थी सीखेगा नहीं, सोचेगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं और बच्चों के अपेक्षा मैं पीछे रह रहा हूँ, तो इसीलिए ये इलिमिनेट हो जाता है। ये ऑप्शन कभी नहीं सही हो सकता। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। ये हमारा सही होगा, क्योंकि दिव्यांग विद्यार्थी है उसके माइंड में ये कभी मत डालो कि वो सहानुभूति का दुखी है और उसका हेल्प करना चाहिए। वो अपने आप खुद करना चाहिए और उसका सपोर्ट उतना करो जितना और बच्चों को करते हो। तो इक्वलिटी देनी चाहिए, इक्वल रखना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बाकी हमारे जो दिए गए हैं तीसरा भी पढ़ देता हूँ मैं। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समझ अधिगम और अनुश्रवण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास है। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। गलत बात है। मतलब अंतर तो करना चाहिए, बट कोई कमज़ोर बच्चा है, कोई ज़्यादा तेज़ बच्चा है। अब कमज़ोर बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि तेज़ बच्चे की। तेज़ बच्चे की तो करनी चाहिए, लेकिन लिमिट में। ये नहीं कि आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा है तो अच्छा ही और कर रहे हैं। नहीं, उसको जो कमज़ोर बच्चा है उसको इक्वल लाने की कोशिश करनी चाहिए हमको, कि जो तेज़ बच्चा है उसके इक्वल वो पहुँच जाए। ठीक है? हम लोग इस ऑप्शन को नहीं मानेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को ही मानेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 13 देख चुके हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 14। लिखा हुआ है कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा एक सही होगा, क्योंकि नेत्र संपर्क करना चाहिए, यानी एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। तो निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण यह है कि निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 जाएगा, क्योंकि जब बात की जा रही है उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा और चिंता, भयभीत। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि वो असुरक्षा और चिंता महसूस करते हैं, इसलिए विद्यार्थी को निम्न उपलब्धि हासिल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ तो लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हों, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हों, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हों, किसी वयस्क के द्वारा समर्थित छोटे समूह में
सीखते हैं। तो यही हमारा फोर्थ ऑप्शन 16 का सही होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 के बाद में 17 नंबर क्या कह रहा है आपको ध्यान देखना है और उसके बाद में आंसर देना है मेरे साथ। जल्दी जल्दी करेंगे कि हमको बढ़िया से सेट करने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम लोग। विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। ऑप्शन 4 हैं। अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्चा का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो यहाँ पे 17 का हमारा पहला सही होगा, क्योंकि अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है क्योंकि अध्यापक चाहते हैं कि निम्न संप्रेषण क्षमता बच्चे से डेवलप कराई जाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। तो ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारी लाइनें आपने क्वेश्चन में पढ़ी होंगी। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम कराना, विभिन्न अकादमी विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना, यही हमारा अधिगमकर्ताओं के विद्यालय अनुभव का सबसे बड़ा प्रमुख पक्ष है और इसको हम कह सकते हैं कि हमें नेसेसरी है। समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना ही परम लक्ष्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो लिखा हुआ है, अच्छा शिक्षण है। अधिगम ऑप्शन है, अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, प्रत्येक को वैयक्तिक सहायता उपलब्ध कराना। तो अच्छा शिक्षण कैसा हो सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पे अच्छा शिक्षण वो होता है तो अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, यानी कि उनको विद्यार्थियों को अपनी गति से, उनकी जो स्पीड है उसी गति में उनको काम करने के लिए काम करने देना चाहिए। और पीछे से आपको करना है कि सभी चीज़ों को देखते हुए विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना चाहिए। अच्छा शिक्षण यही कहलाएगा। ठीक, आगे विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करना, ये सब जरूरी नहीं है। भावी व्यवसाय में है तो ये भी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सहायता उपलब्ध कराना ये भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा अगर मैं 2 क्वेश्चन लगाऊंगा तो। ठीक है, इसीलिए एक ही लगाऊंगा। एक ही क्वेश्चन में आप समझेंगे और उसको टैकल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परीक्षण है। उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरण का। तो 20 में आप क्या लगाएंगे? तो जो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परीक्षण होता है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के और चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसका आंसर देंगे। क्या लिखा हुआ है?
कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 4। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, अधिगम संसाधन तथा अधिकांशता कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर, उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर, अधिकतम सावधानीपूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में। तो आप इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये सबसे विशेष बात है। तो सबसे पहले बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर। गैर आक्रामक मतलब होता है आक्रामक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप ऑप्शन पहले की ओर जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 में क्या लिखा हुआ है? बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है, तो ऑप्शन है हमारे पास 4। उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आंसर को डिटेक्ट करेंगे। कक्षा कक्षों का उच्च रूप में अनामय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। अगला ऑप्शन है पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मक प्रोत्साहित की जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन 3 नंबर है, विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतन करता नहीं होते हैं। लास्ट ऑप्शन है, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। चौथा तो बिल्कुल गलत है। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण क्या होता है? अब इसमें आपको टेंशन हो सकती है कि ऑप्शन किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तो आप इसमें आंसर देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन ही मिलेगा, क्योंकि कक्षों का उच्च रूप में अनामय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। ठीक है, तो पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार ना होना अध्ययनकर्ताओं में सुधार की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं है, और आप ऑप्शन 1 को ही सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई, कहाँ है? ठीक है, आ गया। लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप। नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? तो ऑप्शन है मेरे पास, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं। पीटीए बैठक में साधारणतया उपस्थिति बहुत कम दिखाई देती है। एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? व्यक्ति अध्ययन। 23 का ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है। 23 का ऑप्शन हमारा क्या होगा? तीसरा सही होगा, क्योंकि एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, वो यही समस्या है। नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं? क्योंकि हमको दिखाई पड़ेगा वो सो रहा है। एक छात्र जब डेली सोता है, उसको हम कैसे रोकेंगे? शिक्षक उसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा आसानी से कर सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। बाकी अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं, उनकी वो खुद की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। पीटीए बैठक में साधारणतः उपस्थित बहुत कम दिखाई देते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं, तो हम तो नहीं देख पाएंगे वो खाएगा या नाली में फेंकेगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये जब क्लास में बच्चा मेरा सोएगा तो हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, या किसका कथन है? व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह या किसका कथन है? तो आपको याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? ये व्यवहार जो हमारा स्किनर का है, बहुत ही प्यारा इन्होंने कथन लिखा हुआ है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। अगर आप आदर्शवादी हैं तो आदर्श व्यवहारवादी को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्किनर साहब ने ये चीज़ लिखी और कही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है?
तो छात्रों के भाषागत विकास में अगर ऐसी बात आ जाती है तो आपको राइट ऑप्शन यानी कि वाइगोत्स्की यानी कि वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। यानी छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य सामाजिक परिस्थिति क्या किसका कथन है? तो वाइगोत्स्की साहब का है। ठीक, वाइगोत्स्की साहब का है। ऑप्शन नंबर 26, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? यानी पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? तो आपको बताएंगे कि पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप होना चाहिए। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा, वो होगा 3 यानी कि बाल फेंकना। पेशी संबंधी विकास के लिए यही ज़रूरी है। चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, ये तो हाथ झूला झूलना, ये भी हाथ पैर, रेत पर चित्र खींचना, ये भी एक क्या है, हैंड यूज है। बॉल फेंकना एक हमारा पेशी संबंधी कहलाएगा, जो कि हम शारीरिक क्षमताओं पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर कमज़ोर है व्यक्ति फेंक नहीं पाएगा। बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? ये बहुत अच्छा है लेकिन CDP में डाल दिया, अच्छी बात है। 27 का आंसर करें, फ्रेयर बैंकिंग के पिता कहे जाते हैं। अब बैंकिंग से फ्रेयर याद रखेंगे, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। यानी उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पे जो आगमन उदाहरण होगा और ये हमारा सही होगा, यानी कि हम 2 पॉइंट मतलब 28 का ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि आगमन कहलाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 29। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख कैसा होता है? मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यावसायिक नीतिशास्त्र, कक्षा अनुशासन। तो उसके पहले हमें ऑप्शन देखते ही पता चलेगा शिक्षण विधि उसकी कैसी है। अगर हम बात करें 29 की ऑप्शन में, तो इसमें मूल रूप से अध्यापक की व्यावसायिक चरित्र की बात की जा रही है। जब व्यावसायिक चरित्र की बात की जाएगी तो हम व्यावसायिक नीति शास्त्र की बात करेंगे। मूल रूप से अध्यापक जो है व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख कैसे करेगा? तो व्यावसायिक नीति शास्त्र उसने पढ़ा रखा होगा, इसीलिए वो करेगा नीतियों के चलने अनुरूप। बाकी शिक्षण विधि तो उसके अंदर होगी, और कक्षा अनुशासन कराने की मतलब फुल रूल्स होंगे उसके पास। इसीलिए हम कह सकते हैं मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख अगर करेगा तो वो व्यावसायिक नीति शास्त्र करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का हमने ऑप्शन 3 को टिक किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ये हमारा CDP का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी होगा हिंदी शुरू करेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कमेंट करिएगा। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, उपरोक्त सभी। मेरे अकॉर्डिंग तो उपरोक्त सभी हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन यही है आयोग द्वारा। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए, तो ये यानी कि शिक्षण विधि पर भी, सिखाने वाले विषय पर भी, छात्र और उनके व्यवहार पर भी संबंध देखना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हमारा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं। SST के हमारे 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो भाषा हमारी, ये लैंग्वेज है हमारी। लैंग्वेज फर्स्ट हम लोग हिंदी इंग्लिश जो आप सेलेक्ट करेंगे, हिंदी ही फर्स्ट आपने सेलेक्ट की होगी मुझे लगता है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे हिंदी को। डिटेल में क्या, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और पता चलेगा कि हमारा कितना सही जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आ गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो आप कह सकते हैं 343 अनुच्छेद। ये रट्टा मारना है आपको, सच बता रहा हूँ, रट्टा मारना है और एग्जाम में करके आ जाना है। आगे बात करते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होंगे? तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो 32 की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी पृथ्वीराज रासो जो हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जी को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। इसकी कथा 69 सर्गों में विभक्त है।
पृथ्वीराज रासो का चंद्रप्रदायी लेखक है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। हिंदी किस भाषा का परिवार है? तो आपको बताना है कि ये हिंदी जो है बहुरूपीय भाषा की परिवार है। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, 34, 36 ये कंटिन्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं जल्दी करा सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। निम्नलिखित में मूर्धन्य व्यंजन क्या है? मूर्धन्य वो होते हैं जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं, जैसे क, च, ट, त, पा। तो यहाँ पे क तो हो नहीं सकता क्योंकि कंठ है, तालब्य है, ता वाला, और पा वाला हमारा ओष्ठ है, टा वाला मूर्धन्य है। मतलब हम कह सकते हैं 34 का आंसर हमारा तीसरा होना चाहिए, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ, त, ठ, ड, ढ ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं 35 पे। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अनाधिकार, कब इत्री, कब इत्री, संन्यास, पुरस्कार। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा हमारा अशुद्ध वाक्य होगा? 35 का हमारा जो होगा संन्यास, क्योंकि संन्यास को हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शुद्ध अगर मैं लिखना चाहूँ तो संन्यास को बिंदी रखेंगे और संन्यास को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा संन्यास लिख गया। तो इस तरह से हम संन्यास वर्ड को लिख सकते हैं, क्योंकि जो कि करेक्ट माना जाएगा, और यहाँ पे बिंदी नहीं रखी थी इसी वजह से ये हमारा इनकरेक्ट था। मतलब ऑप्शन हमारा 4 रॉन्ग है। बाकी हमारा कवित्री सही है। अनाधिकार है, इसको बोलते हैं अनाधिकार। पुरस्कार बोलते हैं, पुरु नहीं होता है, पुरस्कार होता है, पुरस्कार, ठीक है। तो बाकी आप देख लेंगे। 36 नंबर पे निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ वो होते हैं जो तीसरी चीज को बताते हैं, ठीक है। इसको हम लोग योग रूढ़ को बहुव्रीहि समास बोलते हैं। लंबोदर मतलब गणेश जी होता है, यही हमारा ऑप्शन सही है। 36 का थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी में ज़्यादा विशेष बताने वाला है नहीं, जिसमें बताने वाला हुआ मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। 37 पे बात करते हैं। 37 कह रहा है कि निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तो ये हमारा जो है विभावना अलंकार है। क्या है? 37 का विभावना अलंकार है, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले, उसके पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिन काना, उसके कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और कर्म करते जा रहा है और कर्म करे विधि नाना। तो विभावना अलंकार है ये हमारा, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर। निम्नांकित पद किस छंद में है? नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी। 38 में हम अगर ऑप्शन सही बात करें तो 38 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये प्रस्तुत द्रुत विलंबित छंद से ली गई हैं। और क्योंकि वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद में सभी चरणों के वर्णों की संख्या समान रहती है, और इस छंद में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। आप चाहो तो इसको काउंट कर लो, ठीक है। 12 मात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं 39 में। वाक्यम रसात्मक रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो आप बताएंगे 39 का ऑप्शन हमारा होगा विश्वनाथ जी का है। किसका है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का कथन, जिसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य काव्य। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन नंबर। लिखा हुआ है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना, बहुत परेशान होना। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसमें 40 का हमारा सही ऑप्शन होगा बहुत परेशान होना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान होना। अब नाक पर अगर सुपारी तोड़ोगे तो परेशान तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास मतलब वो होता है जिसमें कारक चिन्ह हो, जैसे वाचस्पति, त्रिभुवन, चंद्रशेखर, घनश्याम,
घनी साहब चंद्रशेखर भवन, त्रिभुवन। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा 41 का वो हमारा पहला होगा। वाचस्पति का मतलब होता है सामासिक पद तत्पुरुष समास है, जिसका समास अगर विग्रह करें तो वाच वाणी का पति, जिसका सामासिक पद है विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ काका विभक्ति है। ठीक है, वाची का मतलब बाड़ी होती है वाच, तो इसको हम बोलते हैं वाचस्पति। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा हुआ है? पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? पितृ प्लस आज्ञा, तो आपको बताना है कौन सी संधि है। तो हमारे पितृज्ञा में यड़ संधि है, क्योंकि जहाँ ई ऊ रे के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ऊ और ऊ वा रे का र हो जा रहा है, तो एड संधि हमारी कहलाएगी। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। 43 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में तथित प्रत्यांत शब्द बताइए। तो यहाँ पे निम्नांकित में तथित प्रत्यांत शब्द बताइए, तो यहाँ पे 43 का ऑप्शन जो होगा हमारा सही, निंदित शब्द तथित प्रत्यय शब्द होगा, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा सेकेंड। मंगलेश डबराल की कृति जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो मंगलेश डबराल की कृति आपको याद रखना है। 44 का आंसर होगा हमारा सेकेंड, यानी कि हम जो देखते हैं। काव्य के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, मंगलेश डबराल की कृति हम जो देखते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के जो रचनाकार हैं उनको हम लोग बोलते हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कालक्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो आपको सही बताना है। 46 का हमारा सही ऑप्शन तीसरा होगा, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। चंद्रकांता पहले आता है, फिर गोदान आता है और झूठा सच आएगा, फिर आखिरी में राग दरबारी। और राग दरबारी हमारे 2 में दिया हुआ है, बाकी गोदान सेकंड पे आना चाहिए, गोदान हमारा पहले दिया गया। इसी तरह से बाकी गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट करके तीसरा ऑप्शन आप छूकेंगे और लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इनको ट्रेड किया और बहुत अच्छे से सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने इतना कवर करने के बाद अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद हम पैसेज को डील करेंगे। पैसेज डील करने के बाद हम लोग जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे इंग्लिश की ओर। हमारा लैंग्वेज सेकेंड जो रहने वाला है उसको भी अभी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत, चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे ताकि आप प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो इस आज अभी इस पैसेज को डील करने वाले हैं। और पैसेज हमारा जो रहने वाला है हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहने वाला है। तो आप देख सकते होंगे कि इसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको थ्रोली रीड करेंगे पैसेज को, उसके बाद जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको हम टैकल करेंगे। जो 47 से 50 तक की 50 तक की यानी 47 टू 50 तक की हम क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पैसेज को डील करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है, मनुष्य अपने विकास के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं वित्त व्यय पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्राकृतिक के अमूल्य उपहारों वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की
आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। उसके बाद विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, ना कि साहित्य और कला की तरक्की को इस दृष्टि यानी कि बोला गया है कि जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, ना कि साहित्य और कला की तरक्की को। इस दृष्टि से भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। गांधी जी के अग्रगामी चिंतक थे क्योंकि वे औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण की अंधी होड़ के खतरे को अच्छी तरह पहचानते थे। वे नव औद्योगिक सभ्यता की अमानवीय प्रकृति के घोर विरोधी थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब पूरा विश्व विकास की ओर भाग रहा था तब गांधी जी ने हिंद स्वराज द्वारा विश्व समुदाय को आगाह किया। वे ऐसे विकास के समर्थक थे जो न सिर्फ मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें वरन स्थायी रूप से भविष्य के लिए भी निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करें। जैसे कि आप अभी अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं फ्यूचर के लिए ही करते हैं, अगर कोई कार्य करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, तुरंत के लिए नहीं करते हैं। इसी वजह से गांधी जी का सपना था हमारा जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो हमारे इम्पैक्ट बहुत बड़ा इशू बनेगा जाकर आगे चलकर, ये पब्लिकली देखा गया था। अगर हम बात करें सामाजिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पर इन्होंने यही कहा था कि औद्योगिकरण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ये औद्योगिकरण आ गया तो आपका जो है रोजगार छिन जाएगा। वाकई सरलतापूर्वक अगर हम कहें आसान शब्दों में कि आजकल लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें फैक्ट्री और कंपनियों में मशीनें कर रही हैं जो मनुष्य 50 दिन में करता था वो 2 दिन में काम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से देखते हुए मनुष्य क्या हो गया है, उनसे बेदखल हो गया है। तो हम बात करते हैं इसको डील करने की कोशिश मैंने की और इसको जो दिए गए हैं क्वेश्चन 47 से 50 उनको हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे लगा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग अभिप्राय क्या है? तो आपको ऑप्शन 4 दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको टैकल करना है क्या उसमें बताया गया था। प्राकृतिक साधनों का इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन आपके 4 हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न किया जाए, इच्छा के अनुरूप प्रयोग किया जाए, न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जाए, संरक्षण और संवर्धन की भावना के साथ मितव्ययता पूर्वक उपयोग करना। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं और कह सकते हैं जो हमारा आंसर रहने वाला है बिल्कुल आसान शब्दों में हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मितव्ययता पूर्वक उपयोग करने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय क्या था? देश के आर्थिक विकास का, साहित्य और कला के विकास युग का, सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक और नैतिक विकास का युग, औद्योगिक विकास का युग। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है थर्ड रहने वाला है, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक और नैतिक विकास का युग ये कहलाता था स्वर्ण युग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है गांधी जी की अग्रगामी चिंतन क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन पहला है उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया। नंबर 2, उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया था। उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। उन्होंने हिंद मुस्लिम एकता का बेड़ा उठाया। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं 49 का जो आंसर रहने वाला है वो सेकंड रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया था। ये कहा गया था, अग्रगामी चिंतन था। ये बुक उन्होंने रिलीज की थी, ये तो ठीक है, ये भी सही है, बट आपने सुटेबल आंसर वो चुनना है जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। गांधी जी के अग्रगामी चिंतन क्या थी? उनका चिंता भरी बातें, चिंता में रहते थे, कहते थे अगर उनका आधुनिकीकरण आ गया तो ये मनुष्य के लिए, हमारे मानव जाति के लिए खतरा बन जाएगा। जो आज डेट में आप सामना कर रहे हैं खतरों का, वही हमारा कहलाएगा। गांधी जी का जो स्वर्ण युग था और उनकी अग्रगामी चिंतन थी वो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। विकास का अनिवार्य लक्षण है कि, विकास का अनिवार्य लक्षण है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4, इसमें लिखा हो विकास सतत एवं नैतिक, व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, विकास भौतिक समरता का आधार हो, विकास मूलतः पारंपरिक हो। तो आपको 4 ऑप्शन में से गिवन टैकल करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा विकास सतत व नैतिक हो। बस 50 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। 51 में कहा गया है, ध्यान से देखेंगे, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि अगर मौन करेंगे तो आप कैसे समझाएंगे कि कविता में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन हमारे 4 हैं, 4 में से हम पढ़ते हैं
समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। तो आप कह सकते हैं हमारा 51 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है। 52 क्वेश्चन नंबर है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर यानी जो हमारे प्राइमरी लेवल है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? सूत्र तथा निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समावयव अथवा अंतर्योग प्रणाली। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकेंड, यानी आगमन प्रणाली हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 53 पे। विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें, यानी बात हो रही है विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें क्या होता है, आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं, अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, उपरोक्त सभी कुछ किया जाए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 53 का जो आंसर रहने वाला है फोर्थ, यानी सभी कुछ किया जाए, वो हमारा आंसर सही होगा। यानी आसपास में वार्तालाप, खेल और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, अपने संदेशों को प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिलाना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी विद्यार्थी के भाषा कौशलों के उसके विकास के बढ़ावा के लिए सारी चीजें हमें जरूरत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है ये देखेंगे। लिखा हुआ है, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? स्वीट का, हरलोक का, एलिस का, कोमस्की का। तो आपको बताना है 54 का आंसर हमारा होगा एलिस। ये हमारे कहते हैं भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और खुद समाज से प्रभावित होता है, यानी खुद के लिए भी कहा है। जो किसने कहा है? ये एलिस ने कहा है। अगर एलिस के बारे में हम बात करें तो निकल कर आता है भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित खुद होता है, और यह कथन एलिस के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं, हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम जो है नजदीक है। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके लगाएंगे 25। कितनी है? 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा का सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, आप देख सकते हैं 55 का हमारा सही होगा आंसर क्या? 25, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अतिरिक्त संशोधन, अधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है तीसरा रहने वाला है, आप कहते हैं सरलीकरण में, क्योंकि एक बच्चा जो है मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही सेकेंड लेवल पे वो भाषा सीख रहा है अपने काम चलाने के लिए, जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं काम चलाने के लिए, और हिंदी तो हमारी ऑलरेडी मातृभाषा हो चुकी है जो हमें जन्मजात मिली है समझे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें सीखना पड़ता है वो अंग्रेजी और संस्कृत भाषा सीखनी पड़ती है, और भी हमारी लैंग्वेजेस से 22 भाषाओं में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो हमारी ज़्यादा अप्लीकेबल वैलिड हो, जो ज़्यादा यूज़ होती है उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यू नो समझ रहे होंगे आप। अब चलते हैं छोटा सा हमारा गद्यांश है, उसको हम पढ़ेंगे पदांश को, और इसके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले इसको टैकल करेंगे क्या कहना चाह रहा है पैसेज, उसके बाद हम चलेंगे। लिखा हुआ है, आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में, आन समाया कौन, जुक्ति आती पल के निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दृगों में, भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो इस कविता में क्या दिया गया है आपको आंसर करना है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने ये समझा होगा। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो इसके दिए गए क्वेश्चन है उनको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से स्क्रीन पर देखना है, अगर ध्यान से देखेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। इस कविता में रचयिता कौन है? तो आप कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा इस कविता की रचयिता है जो आज वीणा के बारे में बता रही हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें और भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है ये लाइनें महादेवी वर्मा जी की हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है, अपहृत गद्यांश में रस की अभिव्यक्ति क्या है? तो आप कह सकते हैं जो अपहृत गद्यांश है उसमें हमारा शांत रस है, बिल्कुल और शांत। मौन मतलब वीणा की बात हो रही है, और ये हमारा वीणा कैसा है, आज क्यों तेरी वीणा मौन, मतलब शांत रस है। आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में और 60 के बारे में एक साथ बोलेंगे, ठीक है।
भाव व्यंजनों की दृष्टि से यह कविता कैसी है, दुर्बोध है, श्रेष्ठ है, आरंभिक है, प्राकृतिक चित्रण है, कैसी है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा सही होगा, यानी सेकंड वाला श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जो कि महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, तो वर्मा जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, आपको याद रखना है उन कामों को। ठीक है, भाव व्यंजन की दृष्टि से ये कविता श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ठीक है, आगे बात करते हैं रचयिता के विषय में। यह विवाद सत्य है कि वह कैसे हैं। आपको सर्वोत्कृष्ट कवियत्री हैं, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी त्रयी में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री थी। आपको बताना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री हैं। छायावादी 4-5 हैं लेखक, उनको याद रखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन दोनों को हमें याद है। अब बाकी आप डिटेल में पढ़ लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं हमने 30 क्वेश्चन इंग्लिश के उड़ा दिए हैं, और इससे पहले हमने सीटीपी के 30 क्वेश्चन उड़ा दिए हैं। तो हम करते हैं अब इंग्लिश को टैकल, वो भी बहुत ही धुआंधार तरीके से, और जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, पैसेज को पूरा लगा लेते हैं स्क्रीन पे, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ और मेरे साथ इसको पढ़ पाएँ। ठीक है, बड़ा है पैसेज, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है, हिम्मत नहीं आनी है। हिम्मत हार गए तो हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, जो पैसेज है इसको सही से थ्रोली पढ़ेंगे, और मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया आपको। ठीक है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, ऑकेशनली द कोलेस्ट। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब ठीक। मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑकेशनली द कूलेस्ट ऑफ अस गेट्स क्वाइट इरिटेटेड हीटेड। उसके बाद लिखा हुआ है, अप ओवर परहैप्स सम स्मॉल प्रॉब्लम्स द अदर पर्सन विद अस एट द टाइम सेज कीप काम, बट इट डज नॉट follow that being advised to keep calm will really cool us. From person to person, the stress level differs. There are those who do not flare up even upon a strong provocation, and there are others who start raving for the smallest of irritations. Often, the reactions of such people is out of proportion to the degree of the provocation they received. A person may ask the questions, why should I remain calm? There are quite a few reasons for us to remain calm even in the face of severe provocation. One of the main reasons for keeping control over our feelings, our tempers, is that when we get agitated, furious, enraged, we are only raising our blood pressure levels. That is not, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। यहाँ से that is not के बाद में good for any person after a fit of anger. It is possible that the person may suffer a heart attack, he may even die. This has frequently been observed, especially with individuals who are middle aged or even really old. Another cogent reason to remain calm in that our show of anger may trigger a serious quarrel, or it may lead to physical violence, both of which are totally undesirable. In public life, it is inadvisable, inadvisable for a person to make a display of ill temper. Public life and success in our professional sphere depends upon keeping on good terms with everybody, even with those whom we secretly detest. For example, a businessman or even a shopkeeper cannot afford to alliance others then his business well-being so to suffer. We observe the examples of politicians. They are tactful in what they say even about their opponents.
when they meet those opponents, there are the handshakes and the cordial behavior as if they are the best of friends. That is one benefit of friends. That is one benefit of remaining calm. Then there ये लिखा हुआ है, फिर ऊपर चलेंगे, ठीक है। देन देयर इज द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी in which leaders of states are the best examples. One state may provoke another state with some illegal act, but the leader of the offended state remains calm and makes a tactful statement, which is just the opposite of making a। उसके बाद ये लिखा हुआ है, फिर हम लोग क्वेश्चन को टेकल करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। Declaration of war. If leaders of state did not keep calm, there would be a great number of localized wars in the world। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है 61 पे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस को टैकल करेंगे, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा ये आप ध्यान देंगे। द कूलेस्ट ऑफ अस गेट्स क्वाइट इरिटेटेड मीन्स, कूलेस्ट ऑफ अस हमारे लिए गेटेस्ट क्वाइट इरिटेटेड क्या है, इसको आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है द वन विद द लोवेस्ट टेम्परेचर गेट्स एंग्री, वन हु नॉर्मली डज नॉट गेट एंग्री सडनली शोज टेम्पर, वन हु हैज अ हर्ट प्रॉब्लम्स gets over excited, one who does not want to quarrel start quarreling। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा सेकेंड नंबर सही होगा, ठीक है। वन हु नॉर्मली डज नॉट गेट एंग्री सडनली सो टेम्पर, कूलेस्ट गेट्स क्वाइट इरिटेटेड मीन्स इसका होता है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मीनिंग ये क्यों हो गया, तो यहाँ पे लिखा था वन हु नॉर्मली डज नॉट गेट एंग्री सडनली सोज टेम्पर के बारे में, इसीलिए आप इसको कह सकते हैं, आप ऑप्शन सेकेंड होगा, ठीक है। इस वाले पहले वाले पैराग्राफ में यह आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62। द राइटर्स रिफर्स टू स्ट्रेस लेवल टू इंडिकेट, ऑप्शन है द पॉइंट बिलो विच अ पर्सन विल रिमेन काम, when one person will hit another, how long a person will wait before hitting another। Fourth option, the point at which a person's self control will yield to a fit of anger। तो सही आंसर हमारा होगा, यानी कह सकते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि द पॉइंट एट विच अ पर्सन सेल्फ कंट्रोल विल yield टू फिट ऑफ एंगर। बाकी हमारे सुटेबल नहीं है, जो गिवन आंसर है वो हमारा करेक्ट फोर्थ नंबर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि 63 नंबर पे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजन्स फॉर अस टू रिमेन काम, सजेस्ट दैट। ऑप्शन है देयर इज मोर देन वन रीजन्स फॉर इट, देयर आर ओनली अ फ्यू रीजन्स फॉर इट, देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर इट, देयर आर हार्डली एनी रीजन्स फॉर इट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, यानी कि कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर इट के लिए, ठीक है। सेवरल की बात हो रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 64। इन द फेस ऑफ सीवर प्रोवोकेशन इम्प्लाइज, इसका मतलब ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप देखिए। अ पर्सन बीइंग incited to anger, a person coming face to face with the one who makes him angry, a person facing an annoying crisis, a person unable to remain calm any longer। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हमारा थर्ड इसका भी होगा, अ पर्सन फेसिंग एन annoying क्राइसिस। 65 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। द राइटर पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ डैश फॉर पीपल फिट डैश।
तो आपको इसमें आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका थर्ड आंसर इसमें भी होगा, यानी कि कह सकते हैं अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं होता है, हार्ट अटैक होता है, ठीक है, हार्ट अटैक हु आर एल्डरली एंड एंग्री। हार्ट अटैक से एज का कोई मतलब नहीं होता है, वो एल्डरली भी हो सकते हैं और एंग्री भी हो सकते हैं, ठीक है, एनाग्जाइटी भी हो सकती है। ऑप्शन में है नहीं, बट होता तो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 डैश है गवर्निंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक फॉलोइंग एन आउटब्रेस्ट ऑफ एंगर। ऑप्शन है एज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एज कैन बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये तो हो नहीं सकता, एज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एज यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब इसमें आपको सही ऑप्शन जो मेरे अकॉर्डिंग और बुक इसके आंसर शीट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा थर्ड सही है, मतलब एज इज नॉट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। एज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को पड़ता है, तो आप उसमें ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। द राइटर का कहना है कि पॉइंट आउट द डेंजर ऑफ हार्ट अटैक फॉर पीपल हु आर इलली एंड एंग्री। इलरली होते हैं और एंग्रीली होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बोल सकते हैं वो क्या होते हैं, एज कोई एज हमारे अकॉर्डिंग यार एज इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। छोटे बच्चों को कभी हार्ट अटैक सुना है आपने? नहीं सुना है। मतलब 50 या 45 के ऊपर जब आ जाते हैं तो उनको हार्ट अटैक चांस होता है। और इस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन जो 66 का हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑप्शन होगा यार, क्योंकि आप एज कैन बी इम्पोर्टेंट फैक्टर ज़रूरी है, एज कैन बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ज़रूरी है। तो एज कैन बी इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आउटब्रेस्ट ऑफ एंगर के लिए दर्शाता है कि हमारी एज क्या है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये हार्ट अटैक आता है। कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपको टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही देखते ही उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे हम बड़ा दिखाते हैं ताकि आपको देखिए, ठीक है, क्लियरली। वन इन पब्लिक लाइफ डैश बाय गिविंग वे टू अ डिस्प्ले ऑफ टेम्पर। अब इसमें 67 में आंसर जो हमारा होगा, मे इम्प्रूव हिज बिजनेस पहला है, मे डिस्ट्रॉय हिज बिजनेस, मे हार्म हिज बिजनेस, मे एक्सेलरेट हिज बिजनेस। तो आप क्या लगाएंगे? इसमें सही आंसर आपका थर्ड होना चाहिए, मे हार्म हिज बिजनेस आता है। वन इन पब्लिक लाइफ डैश गिविंग वे टू अ डिस्प्ले ऑफ टेम्पर, मे हार्म हिज बिजनेस। 68 क्वेश्चन लेते हैं। पॉलिटिशियन रेस अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स बट व्हेन दे मीट दे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑलवेज रेल एम्ब्रेस ईच अदर, मे रेल सो कॉर्डली, मे एब्यूज इंडल्ज इन स्माइल एस हाँ स्माइल्स, मे स्पीक रिफ्रेन फ्रॉम। हम बात कर रहे थे 69 क्वेश्चन नंबर, बीइंग डिप्लोमेटिक मीन्स। ऑप्शन है बीइंग लाइक अ डिप्लोमेट, बीइंग नाइस टू ऑल पीपल, बीइंग टेक्टफुल एट ऑल टाइम, टेलिंग लाइज पब्लिकली। तो आपको यहाँ पे 69 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन जो हमारा होगा थर्ड होगा। अगर मैं बात करना चाहूँ थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में लिखा है बीइंग टेक्टफुल एट ऑल टाइम, यानी कि बीइंग डिप्लोमेटिक मीन्स होता है बीइंग टेक्टफुल एट ऑल टाइम। क्वेश्चन नंबर 70, if heads of states did not remain calm at all times days, ये भरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है there would be more world war, there would be great danger of regional conflicts, there would be chances of countries invading each other, there would be chances of states यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अदर स्टेट्स। तो 70 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर, यानी कि ऑप्शन 2, देयर वुड बी ग्रेट डेंजर ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट। किसका मतलब होता है इफ हेड्स ऑफ स्टेट डिड नॉट रिमेन काम एट ऑल टाइम, ठीक है, देयर वुड बी ग्रेट डेंजर्स ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट।
आगे बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर की। उसमें लिखा हुआ है आपको फाइंड करना है एरर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 71, ब्रेड एंड बटर आर दे ओनली फूड फॉर मी। तो यहाँ पे सेकेंड में एरर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जब एंड से दो नाउन कनेक्ट होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, आप सब लोग जानते होंगे पहले से। रिप्लेसिंग हेल्प वर्ब आर बाई इज एज द सब्जेक्ट, ब्रेड एंड बटर इज सिंगुलर है, दोनों को सिंगुलर मानते हुए यहाँ पे इज का यूज करना चाहिए, हमारा सेकेंड में एरर होगा। 72, द एंग्री मैन वॉकड hurriedly into the crowded room and shouted loud at the guest। जब बात हो रही है क्राउडेड रूम और एंड साउटेड लाउड की, तो दोनों करेक्ट हैं, वो तो सही है कंडीशन, लेकिन आप इसमें जो सही ऑप्शन है वो आप लगाएंगे किसमें, जो लाउड लिखा हुआ है उसको हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में दिखा हुआ है, लेकिन हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो लाउडली बोलेंगे। क्या हो रहा है, वो लाउडली करना चाह रहा है, ठीक है। क्राउडेड रूम एंड साउटेड लाउड नहीं होता है, लाउडली एट द गेस्ट। ऑप्शन 4 हमारा 4 पार्ट में एरर रहेगा, लाउड नहीं लाउडली होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन शंकर सिंह केम होम आफ्टर अ हार्ड डे इन द ऑफिस ही फाउंड हिज वाइफ हैड स्लेप्ट। तो आपको शंकर सिंह केम पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, आफ्टर अ हार्ड डे इन द ऑफिस ही फाउंड हिज वाइफ, तो पास्ट में हमें बनाना चाहिए, तो एक पास्ट में हो तो एक हमारा पास्ट किस में होता है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस देखते हुए आप इसको जो हेड सेलेक्ट है उसको आप क्या करेंगे, स्लीपिंग इन इट मेक द सेंटेंस में करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्लीपिंग करेंगे, हेड सेलेक्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो ऑप्शन हमारा जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर जाएगा स्लीपिंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि ही फाउंड हिज वाइफ स्लीपिंग, जब वो उसकी पत्नी सो रही थी संगम क्या आफ्टर उसके बाद हार्ड डे ऑफिस में आया। कुल मिलाकर हमारा हेड स्लेप्ट की जगह पे स्लीपिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74, जो कि स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उसको देखना है। 74 को लिखा है नन ऑफ द गेस्ट, जब गेस्ट होते हैं सिंगुलर लेते हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड, तो हम यहाँ पे केवल नन ऑफ द गेस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड, तो क्या होना चाहिए, तो आपको पता है भली भांति 74 का सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। मैंने बोला कि जो गेस्ट होते हैं सिंगुलर होते हैं, चाहे जितने भी गेस्ट हों, गेस्ट यानी कि गेस्ट तो रहेगा, बट यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, यानी कि नन ऑफ द गेस्ट्स वाज इंट्रोड्यूस, सेकेंड नंबर। आगे हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इसमें अपोजिट मीनिंग हमको सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 75, हर मॉडेस्टी प्रिवेंटेड हर फ्रॉम मेकिंग हर फीलिंग्स नॉन टू हिम। मॉडेस्टी का आपको क्या करना है, अपोजिट बताना है। सुपेरियरिटी, हाइपोक्राइसी, एरोगेंस, वैनिटी, तो आप इसमें क्या बनाएंगे, 1 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकते, आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1 2 4 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मॉडेस्टी मीन्स होता है साइनेस, सो वैनिटी विल इट्स अपोजिट हो सकता है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली है वो। मॉडेस्टी का मतलब होता है उसके पास बहुत कुछ है, वैनिटी मतलब कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं, वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वाज। फर्टिलिटी का आपको बताना है एंटोनिम यानी अपोजिट, तो इसका ऑप्शन है वैल्यू, यूजफुलनेस, इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी। 3 तो नाउन हो गए इसमें, अब 3 नाउन है, फर्टिलिटी एक हमारा क्या है, वो भी एक नाउन है,
तो आप इसमें 76 का जो आंसर लगाएंगे वो आप लगाएंगे यूजफुलनेस। ठीक है, फुलिटी मीन्स होता है यूजलेसनेस। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस, लेकिन यूजफुलनेस हम कह सकते हैं कि यूजफुल है वो चीज़ें, तो उसके लिए हम लोग अपोजिट इसको ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद में 77 इसके तो देखेंगे ध्यान से। द मैन इज ग्रेटफुल टू हिज मास्टर। इसमें आपको मीनिंग इटैलिटिसाइड जो है वर्ड इन सेंटेंस में चूज वर्ड सिमिलर मीनिंग बतानी है। सिमिलर मीनिंग, तो सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है कि एक ही जैसे ग्रेटफुल का मीनिंग होना चाहिए। ग्रेटफुल का मतलब आप कह सकते हैं कि 77 का आंसर हमारा जो है ग्रेटफुल थैंकफुल से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे ही इज़ बिलीव्ड टू बी वेरी इंडस्ट्रियस वर्कर, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडस्ट्रियर। इंडस्ट्रियर का मतलब होता है कि डिलीजेंट, इसका सिनोनिम बोथ मीनिंग हार्ड वर्किंग हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिलीजेंट हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियल मेहनती होता है, इसका सिनोनिम डिलीजेंट होगा और बाकी हमारे नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 टू 80, इसमें आपको सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक भरनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ही वॉज किल्ड अ हाई वे मैन डैश अ डेगर, तो आप क्या लगाएंगे इसमें बताइए 79 में क्या होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बाई का यूज़ करेंगे जब इंसान आएगा। अगर कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आता तो विद का यूज़ करते, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ही वॉज किल्ड बाई अ हाई वे मैन, बाई यानी कि बाई का यूज़ किया, विद अ डेगर से उसने मार दिया उसको। ठीक है, तो बाई और विद का यूज होगा, किसका यूज होगा, बाई और विद का यूज होगा। 80 नंबर डॉक्टर्स एंड लॉयर्स क्या होते हैं, दैट एडवर्टाइजिंग विल सर्टेनिटी दियर प्रोफेशन, आर्गो प्लेट, रिलायंस, तो आपको क्या लगता है बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ये सब एडवर्टाइजिंग जो करते हैं वो बिलीव के तौर पे करते हैं और अफेक्ट डालने के लिए करते हैं। किसी का प्रोफेशन होता है वो अपने विश्वास को रखता है बनाए और अफेक्ट करता है प्रेजेंटेशन से, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा हथियार होता है। 80 के बाद में 81 देखते हैं, इसमें आपको सब्सटीट्यूट चुनने हैं। जो पहला क्वेश्चन 81 लिखा हुआ है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल को आप बताना है, डिस्क्राइब करना है क्या होगा। तो आप यहाँ पे आंसर जो होगा आप दे सकते हैं, इसका मतलब होता है इन फेबल जो किया नहीं जा सकता। तो कह सकते हैं सेकेंड नंबर हमारा सही होगा, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन एनी फेबल। 81 के बाद 82 चलते हैं। 82 में क्या कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो इसका सही आंसर होगा साइंस ऑफ द मेन रेसेस ऑफ मैनकाइंड इथनोलॉजी। केवल होता है मैन यानी रेसेस ऑफ मैनकाइंड तब आपका जेनोलॉजी आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना है इथनोलॉजी यानी साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड इथनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 83 का 82 का हमारा जो ऑप्शन होगा उसको एथनोलॉजी बोलेंगे, यानी 3 ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं, हम लोग चलते हैं, इसमें करेक्ट मीनिंग को आपको बताना है, करेक्ट मीनिंग कौन सी होगी। तो 83 क्वेश्चन नंबर है, उसमें बोला गया आवर स्कूल इज, और जो अंडरलाइन दिया गया है विद इन अ स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, विद इन अ स्टोन थ्रो। तो यहाँ पे आपको आवर स्कूल जो है इज ऑप्शन दिए जाते हैं 4, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है वेरी फार ऑफ विद अ सर्टेन रेडियस,
एट अ शॉर्ट डिस्टेंस विद इन अ डिफिनिट सरकमफेरेंस। तो क्या होगा, आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। जो हमारा स्कूल है वो क्या है, ऑफ द रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। फॉर ऑफ यूज नहीं करेंगे क्योंकि दूर होता है। सेट रेडियस मतलब आप त्रिज्या की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस आप परिधि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिधि और त्रिज्या की कोई बात ही नहीं है, डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट लीड्स विल रोल। हेड्स विल रोल की जगह रिप्लेस करना है वर्ड को। ट्रांसफर will take place, people will die, dismissal will occur, heads of department will have to repent। यानी कि it is evident प्रूफ मिला है from the minister statement के थ्रू that। तो क्या होना चाहिए आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, मतलब डिसमिसल विल अकर। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं। 85 में क्या लिखा हुआ है बताना है आपको। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन सेम क्या होते हैं। यहाँ पे आपको लगाना है कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के लिए। तो आपको 85 का सही आंसर बताना है हैज होगा, क्योंकि मैंने बोला एंड से दो नाउन करेक्ट होता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब हैज दिख रहा है, बाकी नहीं। ठीक है। 85 के बाद हम लेते हैं 86 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला जा रहा है आपको ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है द बर्गलर वाज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन। तो बर्गलर वाज टेकन टू द डैश नियर नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेक्स्ट। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, 86 का सही जवाब जो होगा हमारे पास 3 होगा, इसको बोलेंगे नियरेस्ट ना। द बर्गलर वाज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। दो के बीच में है, सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत सारे स्टेशन तो नहीं हो सकते हैं, एक ही होगा। तो आप यहाँ पे नियर नियरर नियरेस्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट बताने के लिए कि बर्गलर वाज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आगे बात करते हैं, डायरेक्शन पढ़ना है आपको, करेक्ट करना है 1 2 3 4 में से क्वेश्चन को। यानी स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन आर, इसमें आप क्या भरेंगे, स्पीकिंग स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन कैसे होती हैं, रिवाइजिंग, राइटिंग, रीडिंग। स्पीकिंग, रिवाइजिंग स्किल तो रिवाइजिंग की होती है, राइटिंग की होती है। आप बताइए किसमें कि आप क्या करेंगे। 87 में आपको स्किल ऑफ एक्सप्रेशन स्पीकिंग और राइटिंग होती है। स्पीक करेंगे, राइट करेंगे, यानी 1 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि हमारा 87 का चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है इंग्लिश लैंग्वेजेस हैज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड आउट ऑफ विच आर द वोवेल साउंड्स। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है रटना पड़ेगा। यानी कि आप ऑप्शन 3 है हमारा सही, यानी कि 44 हमारे साउंड होते हैं इंग्लिश में और वॉवेल 20 होते हैं। वॉवेल मतलब आप वॉवेल 20 होते हैं, साउंड हमारे 44 44 होते हैं। 20 का डबल 40 4 44। विश्वास आपको नहीं होता होगा कि 5 ही वॉवेल होते हैं, साउंड 5 ही लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हम उसमें देखते हैं कि ये हमारा 44 साउंड होते हैं और हमारे वॉवेल कितने होते हैं, हमारे वॉवेल जो होते हैं वो हमारे 20 होते हैं। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपने 88 क्वेश्चन नंबर क्लियर कर लिया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 90 की। 89 लिखा हुआ है, इसमें स्पेलिंग को करेक्ट चूज़ करेक्ट करना है। स्पेलिंग पढ़ते हैं, परसीवेरेंस, परसी दूसरा तो होगा नहीं, पहला हो सकता है, पर सी वी रेंस तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं। तो हम सही ऑप्शन अगर बात करें 99 की, तो इसमें 99 89 89 है। 89 में अगर बात करें सही ऑप्शन की तो परसी
वेरेंस होता है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। देखते ही पता चल जाएगा। सेनिटोरियम, सेनी सेनी सेनाटोरियम नहीं हो सकता है, सेनिटोरियम, टोरियम, यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि सैनिटोरियम की स्पेलिंग जो होती है हमारी वो क्या होती है, सैनाटोरियम, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एस ए तो सही है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए था। सेना जो री ये वाली स्पेलिंग होती है, कहीं लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। सेनाटोरियम इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, विच मीन्स हॉस्पिटल होता है, मेडिकल सेंटर होते हैं, हमारा सेनाटोरियम कहलाते हैं। SANTORIUM सेनाटोरियम। अब हमने कवर की 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, अब हम लोग SST की और पार्ट में चलते हैं, धुआंधार करेंगे इनको बिना ब्रेक के, और हमारा टाइम भी हो चुका है 80 मिनट्स, यानी आप कह सकते हैं 60 मिनट और 1 आवर एंड 20 मिनट्स। हम लोग 10 मिनट या 15 मिनट्स में इसको कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम इसको जूम नहीं करेंगे, क्योंकि जूम करने से वो बार बार इधर उधर हो जाता है। सबसे पहले पत्थरों का शिलालेख किस भाषा में थी, आपको आंसर देखते चलना है और बताते चलना है। तो हम कह सकते हैं ये सबसे पहले पत्थरों का शिलालेख प्राकृतिक में थे, यानी ऑप्शन हमारा 91 का पहला होगा। इसकी बात करें तो ज्ञात ऐतिहासिक के अनुसार सबसे पहले पत्थरों का शिलालेख के अंतर्गत प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख में मिला था। तो 91 का पहला ऑप्शन सही है हमारा। इसमें बोला है कि मेल कीजिए, हाँ, प्रथम बौद्ध परिषद है स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे। तो प्रथम हमारी जो हुई थी राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो हम मैच करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। जो प्रथम हमारी हुई है बौद्ध संगीत, वो हमारी राजगिरा में हुई है, ठीक है। हाँ सॉरी, अरे कहाँ चला गया, राजगिरा यानी कि राजगिरा, और द्वितीय हुई वैशाली में, ठीक है। जो द्वितीय है वैशाली में हुई है, और तृतीय की बात करें तो हमारी पाटलिपुत्र में हुई है, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई है। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर बोलते हैं उसको, ठीक है। चतुर्थ वाली कश्मीर में, चतुर्थ वाली कहाँ पे हुई, कश्मीर में हुई। अब इसकी बात करते हैं, जो सबसे पहले प्रथम के हमारे जो अध्यक्ष थे शासनकाल, ठीक है, इनका था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर आप तृतीय में अशोक थे और चौथे में कनिष्क थे। कश्मीर कनिष्क, और जो अगर पहले की बात करें तो सबसे पहले अजातशत्रु आए थे, अजात काला शोक, अजात काला, ठीक है, काला शोक, काला, अजात काला, शोक, कनिष्क। प्रथम हमारी यानी कि राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। लास्ट वाली कश्मीर में पहली राजगिरा में हुई थी, फिर दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे। तो ये जो सेटअप मिल रहा है वही हमारा ऑप्शन होगा। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट में हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो आयोग को उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, याद भी करते चलेंगे इसमें। नाइन्टी टू के बाद भी 93 बात करते हैं। लिखा हुआ है, कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है। कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है। तो अकबरनामा, आईने अकबरी, शाहनामा, तारीख ए फरिश्ता। तो आपको बताना है 93 का सही जवाब, 93 का सही जवाब होगा, यानी कि आईने अकबरी में बताया जाता है कि कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगलकालीन स्रोतों में से ये विशेष उपयोगी रहेगा आईने अकबरी। हमने बात इसकी की है, तो आप इसमें याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो ये कुंवर सिंह ने किया था। 94 का हमारा तीसरा सही रहेगा। आरा जगदीशपुर के जो अंग्रेज 1857 में नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, जबकि तात्या टोपे कानपुर में और विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप सबको रिवाइज करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें अगली, निम्न में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो सबसे पहले हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 साल तक की राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले और अध्यक्ष बने रहे, उनका नाम याद रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 में ये से 1945 तक की लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं गुट नेशनल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 96 का आंसर हमारा होगा 3, यानी कि हमारा 1961 में गुट नेशनल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1948 नहीं, 1952 नहीं, 1971 भी नहीं, वर्ष 1961। आगे चलते हैं। कुछ लिखा हुआ है साफ़ी और हनफी हैं, इस साफ़ी और हनफी हैं इस्लामी वस्कुला शैलियाँ, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, दो इस्लामी शासक। साफ़ी और हनफी, तो 97 का आंसर जो हमारा रहेगा साफ़ी और हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? लिखा हुआ है भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है तो किसी क्षेत्र के जीव जंतु का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का, किसी क्षेत्र के वनस्पति, पृथ्वी की सतह। भूगर्भ पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन करता है। तो 98 का हम ऑप्शन जाएंगे, तो इसको जियोलॉजी बोलते हैं मेरे बच्चे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने वाला हमारा वो भूगर्भ विज्ञान कहलाता है, जियोलॉजी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 में क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है, तो ये दूसरा है होना चाहिए। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। चीन का, चाय भी चीन में ही सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पर भारत में होती है, पी जाती है भारत में, लेकिन उत्पादन चीन में होता है। तो हमारा ऑप्शन 2 होगा। आगे बात करते हैं खनिज। सेलखड़ी उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो सेलमुखी मुख्यतः उत्तराखंड, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जनपद में पाया जाता है। और पाया किस में नहीं जाता है? दूसरे में पाया नहीं जाता है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में नहीं पाया जाता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में पाया जाता है सेलखड़ी। अगला है 101 क्वेश्चन नंबर, कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? सीलोन, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मेडागास्कर। तो आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका हमारा तीसरा यानी लक्षद्वीप हमारा मूंगे से बना हुआ है। अगला है 102, नाम की ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम एवं रेडियम। तो 102 का हमारा जो सही आंसर होगा इसमें दूसरा होगा, यानी कि यूरेनियम एवं थोरियम से बना हुआ है। वायुमंडल में गर्म हो जाता है, तो 103 का ऑप्शन हमारा होगा। जो वायुमंडल का गर्म होना क्या कहलाएगा? आपको याद रखना है कि बहुत अच्छा आंसर है इसका, यानी कि सूर्य की विकिरण से वायुमंडल गर्म हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 104 पे। सार्क का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग, आंतरिक मामले, शांतिपूर्ण सहस्थित गुटनिरपेक्ष। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य जो है आपको याद रखना है, ये सार्क क्षेत्रीय सहयोग करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सार्क का क्षेत्रीय सहयोग देना उद्देश्य है। ठीक है, 104 का हमारा सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग गठन है, जिसका जापान सदस्य नहीं है, भारत सदस्य है, और काठमांडू, नेपाल हैं सब। ठीक है, मैं गिना देता हूँ, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान इसके सहयोगी देश हैं, पर जापान नहीं है, और इसका क्षेत्रीय सहयोग देना है। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है, लेकिन उनकी शक्तियाँ कानून या संविधान के तहत सीमित हैं, इसको बोलेंगे संवैधानिक। अब आगे गणतंत्र है, इसमें राजशाही है, क्या करोगे बताओ? सेकेंड वाला लेंगे, क्योंकि वहाँ राजा की बात हो रही थी। एक सरकार जिसमें राजा है, संवैधानिक, राजशाही। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य। तो त्रिस्तरीय पंचायती को पहला राज्य राजस्थान, नागौर जिले से शुरू हुई थी, आपको याद रखना है 106 का।
तीसरा हमारा सही होगा, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1959 में नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी, राजस्थान में ये पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या कह रहा है, आपको ध्यान देना है। निम्न में से कौन उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कविता बिष्ट हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। मेरे अकॉर्डिंग आप 108 का सही से आंसर देखेंगे तो यही पाएंगे कि भारत के एकमात्र ऐसे हैं जो निर्वाचित हुए 1977 से 1982 तक। ये हमारे कौन थे? ये एक राष्ट्रपति बने हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के प्रस्ताव केवल संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, केवल राष्ट्रपति द्वारा, तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 109 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो संविधान की प्रदत्त प्रक्रिया में अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 द्वारा हटाया जाता है। संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 124, ठीक है, याद रखेंगे। 1 to 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, यानी संसद केवल नहीं, संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटा सकते हैं मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान देना है। मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को जल्दी से टैकल किया जाए। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र रिट जारी करने में शक्ति संपन्न है। तो मूल अधिकारों का उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा रिट जारी किसके अनुच्छेद में होती है? 225, 226, 227, 228, ये तो लगातार आ गए। तो क्या करोगे भाई, तो इसमें क्या करेंगे, 226 लगा देंगे, ठीक है। जब मूल अधिकारों के लागू करने की बात आती है तो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होती है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद यानी मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, और जबकि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब हम लोग सुप्रीम एससी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च का मतलब हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में 226 और हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 32 रिट को जारी करते हैं, अनुच्छेद 32, ठीक है। ये हम जो बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय की बात 32 में आती है, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है सदैव, कभी कभी गणना में, कभी नहीं। तो आप इसको याद रखेंगे, वेरी सिंपल, ये पहला जो हमारा होगा सदैव। शिक्षण में प्रदर्शित विधि की कमी है। छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं, उपरोक्त सभी शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। तो 112 का हमारा सही होगा पहला, यानी छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं, कि छात्र को सिखाना पड़ता है और इस तरह से ये इनके अंदर डेवलपिंग शुरू होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। बात कर रहे हैं कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को, यानी भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय में प्रदर्शित करना चाहिए। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना, विवादास्पद मुद्दे से बचना चाहिए, सभी धर्म और समाज समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, यानी बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को। तो 113 का वही फंसने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम देखेंगे सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए उसमें और सबकी उच्चतम प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान को पाठ्य पुस्तक में सभी धर्मों का समावेश करना चाहिए, हमारा ऑप्शन 4 होगा। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। तो पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान कराना, विद्यार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो क्या सही ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे तीसरा हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। 100 बात करते हैं 115 की।
सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा मानवता का विकास, राष्ट्र का विकास, सामूहिकता का विकास, ये सभी। तो हमारा ये सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 115 क्वेश्चन को टेकल कर लेंगे। तो अगला जहाँ पे इजी है वहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो आप कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर NCF 2005 का आधार पत्र पर बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं समग्र आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने, परीक्षा व्यवस्था। तो सतत एवं समग्र आकलन होना चाहिए। 116 का आंसर हमारा जो होगा वो हमारा दूसरा होगा। विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत है। विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग 117 नंबर की। तो यहाँ पे रॉबर्ट सीयर्स का मत है कि विकास एक सामाजिक क्रियाओं का अवलोकन है। तो रॉबर्ट सीयर्स यानी कि तीसरे ऑप्शन में है। 118 में बात करते हैं निम्न में से कौन सी परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है। संचालन बाधा, अवसरवादी सफलता, जैव की चयनित गति। तो ऑप्शन 118 का आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, जैव की चयनित गति। ठीक है, 119 में हम चलते हैं, वो हम देखते हैं क्या सही होगा। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए किन्हीं 5 राज्यसभा सदस्यों द्वारा, किन्हीं 10 राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए। 119 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा, विकल्प 4 की बात करूँगा। तो इसमें होता क्या है, हमारा ये किन्हीं 10 निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा। तो हालांकि वर्तमान में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम निर्वाचन मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, जो कि 10 निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होना चाहिए। आगे बात करते हैं 120 में, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है। निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल, शिक्षण कौशल। तो आप कह सकते हैं कि 120 का हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा विवेचनात्मक चिंतन कौशल होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। 121 की बात करता हूँ। तो लिखा हुआ है भारत में निम्नलिखित राज्यों के उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही नहीं है, अवरोही मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में, बढ़ते से छोटे क्रम में। तो पहले तो आ जाना चाहिए, जो दिए गए उनमें से चुनना मेरे भाई। ठीक है, वैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, 5 नंबर उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। 121 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा। पहले हमारा उत्तर प्रदेश होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, उत्तराखंड होगा, फिर गोवा होगा। 1 2 3 4 वो टेबल पहले दिया हुआ है। क्षेत्र के अवरोही क्रम, आरोही नहीं, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। निम्न में कौन सा भारत से संबंधित नहीं है। थार का मामोस्टेंग कंगारी, तिएनासान पर्वत, रीमो पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा तिएनसान पर्वत, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करना है। ज्ञान, कौशल, बोध, रुचि। ज्ञान, बोध, कौशल, रुचि। तो मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो 123 में आपको बताना सही ऑप्शन, तो हमारा तीसरा सही होगा ऑप्शन। बात करते हैं हम लोग तीसरे की, तो कौशल इसमें सही होगा। ठीक है, कौशल पे डिपेंड करता है। निम्न महासागरों में उनके क्षेत्र पर अवरोही क्रम में विकसित कीजिए, सही चुनाव कीजिए। सबसे बड़ा हमारा प्रशांत होगा, अवरोही। ठीक है, उसके बाद हिंद लेंगे 2 3, फिर अटलांटिक लेंगे, आर्कटिक बाद में 2 3 4 1, 2 3 4 1 1 4 कर दिया। ठीक है, देखता हूँ मेरे भाई। 124 का आंसर जो हमारा होगा पहला, ना हमारा ना तुम्हारा। ठीक है, 2 4 यानी कि पहला प्रशांत होगा, सबको पता था, और दूसरा हमारा अटलांटिक होगा, तीसरा हमारा हिंद महासागर होगा, और चौथा हमारा आर्कटिक महासागर होगा। सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, फिर हमारा हिंद, लास्ट में आर्कटिक सबसे छोटा है जो कि हमारा नीचे पड़ता है, अटलांटिक ऊपर पड़ता है। यानी आकर कहाँ प्रशांत के बाद हिंद आता है, तो नहीं आता है कि प्रशांत के बाद में अटलांटिक आता है, उसके बाद हिंद आता है, फिर हमारा आर्कटिक आता है। यानी कह सकते हैं 2 और 4, फिर हम कह सकते हैं 3 और 1 लास्ट में रहेगा। ठीक है, अगला है हमारे पास 125 नंबर। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में से सम्मिलित नहीं है। तो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यह याद रखना है। 125 का हमारा सही ऑप्शन होगा एक नंबर। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। जो ग्रीन हाउस श्रेणी में आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, CO, CFC, मेथेन मुख्य ग्रीन हाउस हैं। CO2, CO, CFC 3 और मेथेन 4 हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। तो 126 में क्या लिखा हुआ है, सूची मिलाना है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। जलोद 126 में बात करते हैं। नीति दर्रा चमोली में है। दारमा दर्रा पिथौरागढ़ में है। और डोडी ताल उत्तरकाशी में। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। तो इनका जो सुटेबल अरेंजमेंट हम लोगों ने किया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जहाँ पे मिलेंगे वही हमारा सही होगा। और आपको पता चल गया है नीति दर्रा हमारा चमोली में है, दारमा पिथौरागढ़ में है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। यानी ए का 4 होना चाहिए, बी का 3। 4 3 2 1 कर लो, सही रहेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 कर रहे थे। 126 4 3 2 1 मतलब एक ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 126 का हम लोग पहला ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग 127 का। निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? तो काली मिट्टी सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को टिक करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। 128 में निम्न में से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर होना चाहिए हमारा तीसरा, यानी हरियाणा में सबसे स्त्री साक्षरता काफ़ी कम है। अगला है 129 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो गैर नहीं है। अब इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा यानी प्राकृतिक। बाकी हमारी गैर पवन है, नाभिकीय है, सौर है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा परंपरागत है या बायोगैस निर्मित है, जबकि पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, और जो हम गैस की बात करें ये बायोमास की बात करें ये सब हमारे परंपरागत हैं। ठीक है, पवन, नाभिकीय, सौर ये हमारे परंपरागत हैं, गैर परंपरागत हैं। और ये प्राकृतिक गैस जो है गैर परंपरागत नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र? तो नरोदा महाराष्ट्र में पड़ता है, तीसरा ऑप्शन सही होगा है। भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र वर्ष 1961 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, 1961 में। निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाता है? तो आपको बताना है जो हड़प्पा काल होता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व होते हैं। 2600 किसमें है? 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 132 में चलते हैं। तो निम्न भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक की राजाज्ञाओं में किया गया? तो आपको याद रखना है कि पाली भाषा प्राकृतिक दोनों में से एक होगी। तो 132 का हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा कौन सा? 132 का ऑप्शन होगा कह सकते हैं कि तीसरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 करेंगे। निम्न से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 हैं, 4 में से आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। शेख कुतुबुद्दीन, अगला है ऑप्शन है हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो आपको सही जवाब देना है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्या अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन है, उनको हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 134 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अकबर के शासक काल में दहसाला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किससे दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4। मुजफ्फर खां तुर्बादी, अबुल फजल, मान सिंह टोडरमल। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि चौथा ऑप्शन यानी टोडरमल होगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? तो आप कह सकते हैं कि
यहाँ डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, ये उत्तराखंड में कालसी में अशोक का शिलालेख है। 136 नंबर, अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य सोगोरी की संधि कब अनुमोदित हुई थी? तो आप कह सकते हैं 136 का जो आंसर होगा यानी कि 1816 में। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धन और निराश्रय वर्ग के लिए निःशुल्क आवास योजना का नाम क्या है? तो 137 का जो हमारा आंसर होगा 3 यानी कि इंदिरा आवास योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो 138 का हमारा चौथा ऑप्शन होगा यानी कि विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक। 139 की बात करेंगे, यह किसका कथन है? जहाँ भी समाज होता है वहाँ एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ठीक है। तो हमने बात की थी यानी कि 139 नंबर की। 139 में क्या कहा जा रहा है? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा यानी कि हम कह सकते हैं एमिले दुखाई एक जहाँ समाज में होता है वहाँ एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। 140 नंबर की बात करें तो 140 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है वो आप ध्यान देंगे। लिखा हुआ है निम्न में से दी प्रोटेस्टेंट एथिल एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का लेखक कौन है? तो आप 140 का आंसर जो बताएंगे तीसरा हमारा मैक्स वेबर है। निम्न में से इग्नू में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप कह सकते हैं 140 का जो हमारा गलत ऑप्शन होगा तीसरा यानी कि सती प्रथा, राजा राम मोहन विधवा, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहु विवाह के सैयद अहमद खान नहीं थे, बाल विवाह का हरबिलास शारदा थे। तो सैयद अहमद खान का संबंध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना से है और यहाँ बहुविवाह से नहीं है। अगला 142 में निम्न के परिणामों कौन सा हरित क्रांति के परिणामों से मेल नहीं खाता है? तो 142 का हमारा जो सही आंसर होगा तीसरा होगा यानी कि हरित क्रांति मुख्यतः छोटे और निर्धन किसानों के लिए लाभदायक रही। ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए थी। ठीक है। 143 की बात करते हैं। 143 में क्या कहा जा रहा है आपको ध्यान देना है। लिखा हुआ है उत्तराखंड में निम्नलिखित जनजातियों पर उनकी जनसंख्या के प्रतिशत अवरोही क्रम में सुटेबल करना है, उपयोग करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में। जोनासारी पहले आएगा तो मतलब पहले हम 4 ले लेंगे, 4, उसके बाद हम थारू ले लेंगे। तो थारू यानी 4 1 किस में है? 4 1 हमारा चौथे में है, चौथा ऑप्शन हमारा सॉरी रुको 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 4 चौथा मैंने ले लिया। 143 तो जौन सारी थारू, जॉन सारू थारू 4 1 सेकेंड में भी है और चौथे में भी है। 3 और तीसरा और मिल जाए तो हम बात बना लें। बुक्सा, बुक्सा क्या है हमारा तीसरे में है। तो 4 1 3 सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे बात करते हैं 144 की। 144 में हम बात करते हैं डायरेक्ट आंसर क्या लिखा हुआ है। मध्यकालीन उत्तराखंड राज्य के पवार वंश के शासकों को उनके शासनकाल के प्रारंभ में होने वाले वर्ष के सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा? 144 की बात करते हैं हम लोग, 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसमें मैच कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो 145 में क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यह संकल्प निम्न से किस में लिया गया है कि अल्पसंख्यक पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्र दलित एवं पिछले वर्ग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो 145 का हमारा जो आंसर होगा चौथा होगा यानी कि भारतीय संविधान के उद्देश्य और विषय संकल्प के मुख्य बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 146 उस राजनेता को पृथक कीजिए जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंध नहीं था। तो ऑप्शन है मार्शल टीटो, अब्दुल गमाल नासिर, निकिता क्रुश्चेव, सुकर्णो। तो 146 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारा सही होगा निकिता क्रुश्चेव। 147 का बात करते हैं। 1776 ईस्वी की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रमुख लेखक कौन था? तो 147 का जो आंसर होगा फोर्थ होगा यानी कि बात कर रहे थे थॉमस जेफरसन।
148 140 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 3 होगा, यानी कि क्यूबा नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है। 149 की बात करें तो मध्यकालीन उत्तराखंड के राजशाही द्वारा दिए जाने वाले कर कटक का संबंध है। तो 149 का जो हमारा सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि सेना के लिए लिया जाने वाला कर। बाकी लास्ट क्वेश्चन हमारा है 150वां, उत्तराखंड में एपण का संबंध है। एपण का तो हमारा लोक चित्रकला से संबंध है, हमने जैसे कि पहले सेट में किया था। तो ये रहे हमारे 150 क्वेश्चंस सीटेट के लिए। पेपर सेकंड मैंने सॉल्व करवाया है, तो अब हम पेपर थर्ड जो है इवनिंग में सॉल्व करवाएंगे, तो उसको भी देख लेना बोले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नए सेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।